चलिए सुनते हैं कहानी का भाग 2, जिसमें नायक रंभा के प्रेम में उलझ जाता है। एक रोज जब शाम के वक्त वह अंधेरे में खाट पर पड़ा हुआ था, एक औरत उसके दरवाजे पर आकर भीख मांगने लगी। मगनदास का आवाज परिचित जान पड़ी। बाहर आकर देखा तो वही चंपा मालिन थी, कपड़े तार तार, मुसीबत की रोती हुई तस्वीर। बोला, मालिन तुम्हारी ये क्या हालत है, मुझे पहचानती हो? मालिन ने चौंक कर देखा और पहचान गई। रोकर बोली, बेटा अब बताओ मेरा कहाँ ठिकाना लगे। तुमने मेरा बना बनाया घर उजाड़ दिया। न उस दिन तुमसे बात करती, न मुझ पर यह विपत पड़ती। बाई ने तुम्हें बेटे देख लिया, बातें भी सुनी, सुबह होते ही मुझे बुलाया और बरस पड़ी। नाक कटवा लूंगी, मुंह में कालिक लगवा दूंगी। चुड़ैल, कुटनी, तू मेरी बात किसी गैर आदमी से क्यों चलाए? तू दूसरों से मेरी चर्चा करे। वह क्या तेरा दामाद था जो तू उससे मेरा दुकड़ा रोती थी? जो कुछ मुंह में आया बकती रही, मुझसे भी ना सहा गया। रानी रूठेंगी, अपना सुहाग लेंगी। बोली, बाई जी मुझसे कसूर हुआ, लीजिए अब जाती हूँ। छींकते नाक कटती है तो मेरा निभा यहाँ ना होगा। ईश्वर ने मुंह दिया है तो आहार भी देगा। 4 घर से मांगूंगी तो पेट को हो ही जाएगा। उस छोकरी ने मुझे खड़े खड़े निकलवा दिया। बताओ मैंने तुमसे उसकी कौन सी शिकायत की थी, उसकी क्या चर्चा की थी? मैं तो उसका बखान कर रही थी, मगर बड़े आदमियों का गुस्सा भी बड़ा होता है। अब बताओ मैं किसकी होकर रहूं? 8 दिन इसी तरह टुकड़े मांगते हो गए हैं। एक भतीजी उन्हीं के यहाँ लोंडियों में नौकर थी, उसी दिन उसे भी निकाल दिया। तुम्हारी बदौलत जो कभी ना किया था वो करना पड़ा। तुम्हें कहाँ का दोष लगाऊं? किस्मत में जो लिखा था देखना पड़ा। मगनदास सन्नाटे में आ गया। आहा, मिजाज का ये हाल है, ये घमंड, ये शान। मालिन का इत्मीनान दिलाया। उसके पास अगर दौलत होती तो उसे माला माल कर देता। सेठ मक्कन लाल की बेटी को भी मालूम हो जाता कि रोजी की कुंजी उसी के हाथ में नहीं है। बोला, तुम फिक्र ना करो, मेरे घर में आराम से रहो। अकेले मेरा जी भी नहीं लगता। सच कहो तो मुझे तुम्हारी तरह एक औरत की तलाश थी। अच्छा हुआ तुम आ गई। मालिन ने आंचल फैलाकर असीम आशीर्वाद दिया। बेटा तुम जुग जुग जियो, बड़ी उम्र हो। यहाँ कोई घर मिले तो मुझे दिलवा दो। मैं यहाँ रहूंगी तो मेरी भतीजी कहाँ जाएगी? वह बेचारी शहर में किसके आश्रय रहेगी? मगन लाल के खून में जोश आया। उसके स्वाभिमान को चोट लगी। उन पर यह आफत मेरी लाई हुई है। उनकी इस आवारा गर्दी का जिम्मेदार मैं हूँ। बोला, कोई हर्ज ना हो तो उसे भी यहीं ले आओ। मैं दिन को यहाँ बहुत कम रहता हूँ, रात को बाहर चारपाई डालकर पड़ा रहूँगा। मेरी वजह से तुम लोगों को कोई तकलीफ ना होगी। यहाँ दूसरा मकान मिलना मुश्किल है। यही झोपड़ा बड़ी मुश्किल से मिला है। ये अंधेर नगरी है। जब तुम्हारा सुबीता कहीं लग जाए तो चली जाना। मगनदास को क्या मालूम था कि हजरत इश्क उसकी जबान पर बैठे हुए उससे ये बात कहला रहे हैं। क्या ये ठीक है कि इश्क पहले माशूक के दिल में पैदा होता है? नागपुर इस गांव से 20 मील की दूरी पर था। चंपा उसी दिन चली गई और तीसरे दिन रंभा के साथ लौट आई। ये उसकी भतीजी का नाम था। उसके आने से झोपड़े में जान सी पड़ गई। मगनदास के दिमाग में मालिन की लड़की की जो तस्वीर थी उसका रंभा से कोई मेल न था। वह सौंदर्य नाम की चीज का अनुभवी जौहरी था, मगर ऐसी सूरत जिस पर जवानी की ऐसी मस्ती और दिल का चैन छीन लेने वाला ऐसा आकर्षण हो उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसकी जवानी का चांद अपनी सुनहरी और गंभीर शान के साथ चमक रहा था। सुबह का वक्त था। मगनदास दरवाजे पर पड़ा ठंडी ठंडी हवा का मजा उठा रहा था। रंभा सिर पर घड़ा रख के पानी भरने को निकली। मगनदास ने उसे देखा और एक लंबी सांस खींचकर उठ बैठा। चेहरा मोहरा बहुत ही मोहक, ताजे फूल की तरह खिला हुआ चेहरा, आंखों में गंभीर सरलता। मगनदास को उसने भी देखा। चेहरे पर लाज की लाली दौड़ गई। प्रेम ने पहला वार किया। मगनदास सोचने लगा, क्या तकदीर यहाँ कोई और गुल खिलाने वाली है? क्या दिल मुझे यहाँ भी चैन न लेने देगा? रंभा, तू यहाँ नाहक आई। नाहक एक गरीब का खून तेरे सह पर होगा। मैं तो अब तेरे हाथों बिक चुका, मगर क्या तू मेरी हो सकती है? लेकिन नहीं, इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं।
दिल का सौदा सोच समझकर करना चाहिए। तुमको अभी जब्त करना होगा। रंभा सुंदरी है, मगर झूठे मोती की आब और ताब उसे सच्चा नहीं बना सकती। तुम्हें क्या खबर कि उस भोली लड़की के कान प्रेम के शब्द से परिचित नहीं हो चुके। कौन कह सकता है कि उसके सौंदर्य की वाटिका पर किसी फूल चुनने वाले के हाथ नहीं पड़ चुके हैं। अगर कुछ दिनों की दिल बस्तगी के लिए कुछ चाहिए तो तुम आज़ाद हो, मगर ये नाजुक मामला है। जरा संभल के कदम रखना। पेशेवर जातों में दिखाई पड़ने वाला सौंदर्य अक्सर नैतिक बंधनों से मुक्त होता है। 3 महीने गुजर गए। मगनदास रंभा को ज्यों ज्यों बारीक से बारीक निगाहों से देखता, त्यों त्यों उस पर प्रेम का रंग गाढ़ा होता जाता था। वह रोज उसे कुएं से पानी निकालते देखता, वह रोज घर में झाड़ू देती, रोज खाना पकाती। आहा, मगनदास को उन ज्वार की रोटियों में जो मजा आता था वो अच्छे से अच्छे व्यंजनों में भी ना आया था। उसे अपनी कोठरी हमेशा साफ सुथरी मिलती। न जाने कौन उसका बिस्तर बिछा देता। क्या ये रंभा की कृपा थी? उसकी निगाहें शर्मीली थी। उसने उसे कभी अपनी तरफ चंचल आंखों से ताकते नहीं देखा। आवाज़ कैसी मीठी! उसकी हंसी की आवाज़ कभी उसके कान में नहीं आई। अगर मगनदास उसके प्रेम में मतवाला हो रहा था तो कोई ताज्जुब की बात नहीं थी। उसकी भूखी निगाहें बेचैनी और लालसा में डूबी हुई हमेशा रंभा को ढूंढा करती। वह जब किसी गांव को जाता तो मीलों तक उसकी जिद्दी और बेताब आंखें मुड़ मुड़ कर झोपड़े के दरवाजे की तरफ आती। उसकी ख्याति आसपास फैल गई थी, मगर उसके स्वभाव की सरलता और उदार हृदयता से अक्सर लोग अनुचित लाभ उठाते थे। इंसाफ पसंद लोग तो स्वागत सत्कार से काम निकाल लेते, और जो लोग ज़्यादा समझदार थे वे लगातार तकाजों का इंतजार करते। चूंकि मगनदास इस फन को बिल्कुल नहीं जानता था, बावजूद दिन रात की दौड़ धूप के गरीबी से उसका गला न छूटता। जब वह रंभा को चक्के पीसते हुए देखता तो गेहूं के साथ उसका दिल भी पीस जाता था। वह कुएं से पानी निकालती तो उसका कलेजा निकल आता। जब वह पड़ोस की औरतों के कपड़े सीती तो कपड़ों के साथ मगनदास का दिल छिद जाता। मगर कुछ बस था न काबू। मगनदास की हृदय भेदी दृष्टि को इसमें तो कोई संदेह नहीं था कि उसके प्रेम का आकर्षण बिल्कुल बेअसर नहीं है, वरना रंभा की उन वफा से भरी हुई खातिरदारियों की तुक वह कैसे बिठाता। वफा ही वह जादू है, रूप के गर्व का सिर नीचा कर सकता है। मगर प्रेमिका के दिल में बैठने का मादा उसमें बहुत कम था। कोई दूसरा मन चला प्रेमी अब तक अपने वशीकरण में कामयाब हो चुका होता, लेकिन मगनदास ने दिल आशिक का पाया था और जवान माशूक की। एक रोज शाम के वक्त चंपा किसी काम से बाजार गई हुई थी और मगनदास हमेशा की तरह चारपाई पर पड़ा सपने देख रहा था। रंभा अद्भुत छटा के साथ आकर उसके सामने खड़ी हो गई। उसका भोला चेहरा कमल की तरह खिला हुआ था और आंखों से सहानुभूति का भाव झलक रहा था। मगनदास ने उसकी तरफ पहले आश्चर्य और फिर प्रेम की निगाहों से देखा और दिल पर जोर डालकर बोला, आओ रंभा, तुम्हें देखने को बहुत दिन से आंखें तरस रही थी। रंभा ने भोलेपन से कहा, मैं यहाँ ना आती तो तुम मुझसे कभी ना बोलते। मगनदास का हौसला बढ़ा, बोला, बिना मर्जी पाए तो कुत्ता भी नहीं आता। रंभा मुस्कुराई, कली खिल गई, मैं तो आप ही चली आई हूँ। मगनदास का कलेजा उछल पड़ा। उसने हिम्मत करके रंभा का हाथ पकड़ लिया और भावावेश से कांपती हुई आवाज में बोला, नहीं रंभा, ऐसा नहीं है, ये मेरी महीनों की तपस्या का फल। मगनदास ने बेताब होकर उसे गले से लगा लिया। जब वह चलने लगी तो अपने प्रेमी की ओर प्रेम भरी दृष्टि से देखकर बोली, अब ये प्रीत हमको निभानी होगी। वो फटने के वक्त जब सूर्य देवता के आगमन की तैयारियां हो रही थी, मगनदास की आंखें खुली। रंभा आटा पीस रही थी। उस शांतिपूर्ण सन्नाटे में चक्की की घूमर घूमर बहुत सुहानी मालूम होती थी और वह उसके सुर से सुर मिलाकर अपने प्यारे ढंग से गा रही थी। झुलनिया मोरी पानी में गिरी, मैं जानू पिया मोको मने है, उल्टी मनावन मोको पड़ी, झुलनिया मोरी पानी में गिरी। साल भर गुजर गया। मगनदास की मोहब्बत और रंभा के सलीके ने न मिलकर उस वीरान झोपड़े को कुंज बाग बना दिया। अब वहाँ गायें थी, फूलों की क्यारियाँ थी और कई देहाती ढंग के मोड़े थे। सुख सुविधा की अनेक चीज़ें दिखाई पड़ती थी।
एक रोज सुबह के वक्त मगनदास कहीं जाने के लिए तैयार हो रहा था कि एक संभ्रांत व्यक्ति अंग्रेजी पोशाक पहने उसे ढूंढता हुआ आ पहुंचा और उसे देखते ही दौड़कर गले से लिपट गया। मगनदास और वह दोनों एक साथ पढ़ा करते थे। वह अब वकील हो गया था। मगनदास ने भी अब पहचानना और कुछ झेपता और कुछ झिझकता उससे गले लिपट गया। बड़ी देर तक दोनों दोस्त बातें करते रहे। बातें क्या थी, घटनाओं और संयोगों की एक लंबी कहानी थी। कई महीने हुए सेठ लगन का छोटा बच्चा चेचक की नज़र हो गया। सेठ जी ने दुख के मारे आत्महत्या कर ली और अब मगनदास सारी जायदाद, कोठी, इलाके और मकानों का एक छत्र स्वामी था। सेठानियों में आपसी झगड़े हो रहे थे। कर्मचारियों ने गबन को अपना ढंग बना रखा था। बड़ी सेठानी उसे बुलाने के लिए खुद अपने को तैयार कर रही थी, मगर वकील साहब ने उन्हें रोका था। तब मगनदास ना मुस्कुराकर पूछा, तुम्हें क्यों कर मालूम हुआ कि मैं यहाँ हूँ? तो वकील साहब ने फरमाया, महीने भर से तुम्हारी ठोह में हूँ। सेठ मक्कन लाल ने अता पता बतलाया। तुम दिल्ली पहुँचे और मैंने अपना महीने भर का बिल पेश किया। रंबा अधीर हो रही थी कि ये कौन है और इनमें क्या बातें हो रही हैं। 10 बजते बजते वकील साहब मगनदास से एक हफ्ते के अंदर आने का वादा लेकर विदा हुए। उसी वक्त रंबा आ पहुंची और पूछने लगी, ये कौन थे? इनका तुमसे क्या काम था? मगनदास ने जवाब दिया, यमराज का दूत। रंबा, क्या असगुन बकते हो? मगन ने कहा, नहीं नहीं रंबा, ये असगुन नहीं है, ये सचमुच मेरी मौत का दूत था। मेरी खुशियों के बाग को रोंदने वाला, मेरी हरी भरी खेती को उजाड़ने वाला। रंभा, मैंने तुम्हारे साथ दगा की है। मैंने तुम्हें अपने फरेब के जाल में फंसाया है। मुझे माफ़ करो। मोहब्बत ने मुझसे ये सब करवाया। मैं मगन सिंह ठाकुर नहीं हूँ। मैं सेठ लगनदास का बेटा और सेठ मक्कन लाल का दामाद हूँ। मगनदास को डर था कि रंभा ये सुनते ही चौंक पड़ेगी और शायद उसे जालिम दगाबाज कहने लगे, मगर उसका ख्याल गलत निकला। रंभा ने आंखों में आंसू भरकर सिर्फ इतना कहा, तो क्या तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे? मगनदास ने उसे गले लगाकर कहा, हाँ। रंभा, क्यों? मगन, इसलिए कि इंदिरा बहुत होशियार, सुंदर और धनी है। रंभा, मैं तुम्हें ना छोड़ूंगी। कभी इंदिरा की लोंडी थी, अब उनकी सौत बनूंगी। तुम जितनी मेरी मोहब्बत करोगे उतनी इंदिरा की तो ना करोगे, क्यों? मगनदास इस भोलेपन पर मतवाला हो गया। मुस्कुराकर बोला, अब इंदिरा तुम्हारी लोंडी बनेगी, मगर सुनता हूँ वह बहुत सुंदर है। कहीं मैं उसकी सूरत पर लुभा न जाऊँ। मर्दों का हाल तुम नहीं जानती, मुझे अपने ही से डर लगता है। रंभा ने विश्वास भरी आंखों से देखकर कहा, क्या तुम भी ऐसा करोगे? ओह, जो जी में आए करना, मैं तुम्हें ना छोड़ूंगी। इंदिरा रानी बने मैं लोंडी होंगी, क्यों इतने पर भी मुझे छोड़ दोगे? मगनदास की आंखें डबडबा गई। बोला, प्यारी, मैंने फैसला कर लिया है कि दिल्ली ना जाऊंगा। ये तो मैं कह ही ना पाया कि सेठ जी का स्वर्गवास हो गया। बच्चा उनसे पहले ही चल बसा था। अफसोस, सेठ जी के आखिरी दर्शन भी ना कर सका। अपना बाप भी इतनी मोहब्बत नहीं कर सकता। उन्होंने मुझे अपना वारिस बनाया है। वकील साहब कहते थे कि सेठानियों में अनबन है, नौकर चाकर लूट मार मचा रहे हैं। वहाँ का ये हाल है और मेरा दिल वहाँ जाने पर राजी नहीं होता। दिल तो यहाँ है, वहाँ कौन जाए? रंभा जरा देर तक सोचती रही, फिर बोली, तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। इतने दिन तुम्हारे साथ रही, जिंदगी का सुख लूटा। अब जब तक जीऊंगी इस सुख का ध्यान करती रहूंगी, मगर तुम मुझे भूल तो ना जाओगे। साल में एक बार देख लिया करना इसी झोपड़े में आकर। मगनदास ने बहुत रोका, मगर आंसू न रुक सके। बोले, रंभा, ऐसी बातें ना करो, कलेजा बेटा जाता है। मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता, इसीलिए नहीं कि तुम्हारे ऊपर कोई एहसान है। तुम्हारी खातिर नहीं, अपनी खातिर। वह शांति, वह प्रेम, वह आनंद जो मुझे यहाँ मिलता है और कहीं नहीं मिल सकता। खुशी के साथ जिंदगी बसर हो, यही मनुष्य के जीवन का लक्ष्य। मुझे ईश्वर ने यह खुशी यहाँ दे रखी है, तो मैं उसे क्यों छोड़ूं? धन दौलत को मेरा सलाम है, मुझे उसकी हवस नहीं है। रंभा फिर गंभीर स्वर में बोली, मैं तुम्हारे पाँव की बेड़ी न बनूंगी, चाहे तुम अभी मुझे न छोड़ो, लेकिन थोड़े दिनों में तुम्हारी ये मोहब्बत न रहेगी। मगनदास को कोड़ा लगा, जोश से बोला, तुम्हारे सिवा इस दिल में अब कोई और जगह नहीं पा सकता। रात ज़्यादा हो गई थी। अष्टमी का चांद सोने जा चुका था। दोपहर के कमल की तरह साफ आसमान में सितारे खिले हुए थे।
किसी खेत के रखवाले की बांसुरी की आवाज़, जिसे दूरी ने तासीर, सन्नाटे न सुरीलापन और अंधेरे ने आत्मिकता का आकर्षण दे दिया था, कानों में आ जा रही थी कि जैसे कोई पवित्र आत्मा नदी के किनारे बैठी हुई पानी की लहरों से या दूसरे किनारे के खामोश और अपनी तरफ खींचने वाले पेड़ों से अपनी जिंदगी की गम की कहानी सुन रही है। मगनदास सो गया, मगर रंभा की आंखों में नींद न आई। सुबह हुई तो मगनदास उठा और रंभा को पुकारने लगा, मगर रंभा रात ही को अपनी चाची के साथ वहां से कहीं चली गई थी। मगनदास को उस मकान के दरो दीवार पर एक मनहूसियत सी छाई हुई मालूम हुई कि जैसे घर की जान निकल गई हो। वह घबरा कर उस कोठरी में गया जहाँ रंभा रोज चक्की पीसती थी, मगर अफसोस आज चक्की एकदम निश्चल थी। फिर वह कुएं की तरफ दौड़ा, लेकिन ऐसा मालूम हुआ कि कुएं ने उसे निकल जाने के लिए अपना मुंह खोल दिया। तब वो बच्चों की तरह चीख उठा। वो रोता हुआ फिर उस झोपड़ी में आया जहाँ कल रात तक प्रेम का वास था, मगर आह, उस वक्त वह शोक का घर बनी हुई थी। जब जरा आंसू थमे तो उसने घर में चारों तरफ निगाह दौड़ाई। रंभा की साड़ी अरगनी पर पड़ी हुई थी। एक पिटारी में वह कंगन रखा हुआ था जो मगनदास ने उसे दिया था। बर्तन सब रखे हुए थे, साफ और सुथरे। मगनदास सोचने लगा, रंभा, तूने रात को कहा था मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। क्या तूने वह बात दिल से कही थी? मैंने तो समझा था तू दिल लगी कर रही है, नहीं तो तुझे कलेजे में छिपा लेता। मैं तो तेरे लिए सब कुछ छोड़े बैठा था। तेरा प्रेम मेरे लिए सब कुछ था। आह, मैं यूँ बेचैन हूँ, क्या तू बेचैन नहीं है? हाय, तू रो रही है, मुझे यकीन है कि तू अब भी लौट आएगी। फिर सजीव कल्पनाओं का एक जमघट उसके सामने आया। वे नाजुक अदाएं, वे मतवाली आंखें, वे भोली भाली बातें, वे अपने को भूली हुई सी मेहरबानियाँ, वह जीवनदायी मुस्कान, वे आशिकों जैसी दिल जोइयाँ, वह प्रेम का नशा, वह हमेशा खिला रहने वाला चेहरा, वह लचक लचक कर कुएं से पानी लाना, वह इंतजार की सूरत, वह मस्ती से भरी हुई बेचैनी, ये सब तस्वीरें उसकी निगाहों के सामने हमरतनाक बेताबी के साथ फिरने लगी। मगनदास ने एक ठंडी सांस ली और आंसुओं और दर्द की उमड़ती हुई नदी को मर्दाना जब्त से रोककर उठ खड़ा हुआ। नागपुर जाने का पक्का फैसला हो गया। तकिए के नीचे से संदूक की कुंजी उठाई तो कागज का एक टुकड़ा निकल आया। यह रंभा की विदाई की चिट्ठी थी। प्यारे, मैं बहुत रो रही हूँ, मेरे पैर नहीं उठते, मगर मेरा जाना जरूरी है। तुम्हें जगाऊंगी तो तुम जाने ना दोगे। आह, कैसे जाऊं, अपने प्यारे पति को कैसे छोड़ूं? किस्मत मुझसे ये आनंद का घर छुड़वा रही है। मुझे बेवफा ना कहना, मैं तुमसे फिर कभी मिलूंगी। मैं जानती हूँ कि तुमने मेरे लिए यह सब कुछ त्याग दिया है, मगर तुम्हारे लिए ज़िंदगी में बहुत कुछ उम्मीदें हैं। मैं अपनी मोहब्बत की धुन में तुम्हें उन उम्मीदों से क्या दूर रखूं। अब तुमसे जुदा होती हूँ, मेरी सुध मत भूलना। मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगी। ये आनंद के दिन कभी ना भूलेंगे। क्या तुम मुझे भूल सकोगे? तुम्हारी प्यारी रंभा। मगनदास को दिल्ली आए हुए 3 महीने गुजर चुके हैं। इस बीच उसे सबसे बड़ा जो निजी अनुभव हुआ वह यह था कि रोजी की फिक्र और धंधों की बहुतायत से उमड़ती हुई भावनाओं का जोर कम किया जा सकता है। 1.5 साल पहले का बेफिक्र नौजवान अब एक समझदार और सूझबूझ रखने वाला आदमी बन गया था। सागर घाट के उन कुछ दिनों से उसे रियाया कि इन तकलीफ़ों का निजी ज्ञान हो गया था, जो कारिंदों और मुख्तारों की सख्तियों की बदौलत उन्हें उठानी पड़ती है। उसने उसे रियासत के इंतजाम में बहुत मदद दी और गो कर्मचारी दबी जबान से उसकी शिकायत करते थे और अपनी किस्मत और जमाने के उलटफेर को कोसते थे, मगर रियाया खुश थी। हाँ, जब वह सब धंधों से फुर्सत पाता तो एक भोली भाली सूरत वाली लड़की उसके ख्याल के पहलू में आ बैठती और थोड़ी देर के लिए सागर घाट का वह हरा भरा झोपड़ा और उसकी मस्तियाँ आंखों के सामने आ जाती। सारी बातें एक सुहाने सपने की तरह याद आकर उसके दिल को मसोसने लगती, लेकिन कभी कभी खुद ब खुद उसका ख्याल इंदिरा की तरफ भी जा पहुंचता। गो उसके दिल में रंभा की वही जगह थी, मगर किसी तरह उसमें इंदिरा के लिए भी एक कोना निकल आया था। जिन हालातों और आफतों ने उसे इंदिरा से बेजार कर दिया था वो अब रुखसत हो गई थी। अब उसे इंदिरा से कुछ हमदर्दी हो गई। अगर उसके मिजाज में घमंड है, हुकूमत है, तकल्लुफ़ है, शान है, तो ये उसका कसूर नहीं है। ये रईस जादव की आम कमजोरियां हैं।
यही उनकी शिक्षा है। वे बिल्कुल बेबस और मजबूर हैं। इन बदते हुए और संतुलित भाव के साथ जहाँ वह बेचैनी के साथ रंभा की याद को ताज़ा किया करता था, वहाँ इंदिरा का स्वागत करने और उसे अपने दिल में जगह देने के लिए तैयार था। वह दिन दूर नहीं था जब उसे उस आजमाइश का सामना करना पड़ेगा। उसके कई आत्मीय अमीराना शान और शौकत के साथ इंदिरा को विदा कराने के लिए नागपुर गए हुए थे। मगनदास की तबीयत आज तरह तरह के भावों के कारण, जिनमें प्रतीक्षा और मिलन की उत्कंठा विशेष थी, उचाट सी हो रही थी। जब कोई नौकर आता तो वह संभल बैठता था कि शायद इंदिरा आ पहुंची। आखिर शाम के वक्त जब दिन और रात गले मिल रहे थे, जनान खाने में जोर शोर से गाने की आवाज़ों ने बहू के पहुंचने की सूचना दी। सुहाग की सुहानी रात थी। 10 बज गए थे। खुले हुए हवादार सहन में चांदनी चिटकी हुई थी। वह चांदनी जिसमें नशा है, आरजू है और खिंचाव है। गमलों में खिले हुए गुलाब और चंपा के फूल चांद की सुनहरी रोशनी में ज़्यादा गंभीर और खामोश नजर आते थे। मगनदास इंदिरा से मिलने के लिए चला। उसके दिल से लालसाएं जरूर थी, मगर एक पीड़ा भी थी। दर्शन की उत्कंठा थी, मगर प्यास से खोली। मोहब्बत नहीं, प्राणों का खिंचाव था जो उसे खींचे लिए जाता था। उसके दिल में बैठी हुई रंभा शायद बार बार बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, इसीलिए दिल में धड़कन हो रही थी। वो सोने के कमरे के दरवाजे पर पहुंचा। रेशमी पर्दा पड़ा हुआ था। उसने पर्दा उठा दिया। अंदर एक औरत सफ़ेद साड़ी पहने खड़ी थी। हाथ में चंद खूबसूरत चूड़ियों के सिवा उसके बदन पर एक जीवर भी न था। जो ही पर्दा उठा और मगनदास ने अंदर कदम रखा, वो मुस्कुराती हुई उसकी तरफ बढ़ी। मगनदास ने उसे देखा और चकित होकर बोला, रंभा, और दोनों प्रेमावेश से लिपट गए। दिल में बैठी हुई रंभा बाहर निकल आई थी। साल भर गुजरने के बाद एक दिन इंदिरा ने अपने पति से कहा, क्या रंभा को बिल्कुल भूल गए? कैसे बेवफा हो, कुछ याद है उसने चलते वक्त तुमसे क्या विनती की थी? मगनदास ने कहा, खूब याद है। वो आवाज़ भी कानों में गूंज रही है। मैं रंभा को भोली भाली लड़की समझता था। ये नहीं जानता था कि ये तिर्य चरित्र का जादू है। मैं अपनी रंभा को जब भी इंदिरा से ज़्यादा प्यार करता हूँ, तुम्हें डाह तो नहीं होती? इंदिरा ने हंसकर जवाब दिया, डाह क्यों हो? तुम्हारी रंभा है तो क्या मेरा मगन सिंह नहीं है? मैं अब भी उस पर मरती हूँ। दूसरे दिन दोनों दिल्ली से एक राष्ट्रीय समारोह में शरीक होने का बहाना करके रवाना हो गए और सागर घाट जा पहुँचे। वह झोपड़ा, वह मोहब्बत का मंदिर, वह प्रेम भवन फूलों और हरियाली सा लहरा रहा था। चंपा मालिन उन्हें वहाँ मिली। गांव के जमींदार उनसे मिलने के लिए आए। कई दिन तक फिर मगन सिंह को घोड़े निकालने पड़े। रंभा कुएं से पानी लाती, खाना पकाती, फिर चक्की पीसती और गाती। गांव की औरतें फिर उससे अपने कुर्ते और बच्चों की लेसदार टोपियां सिलवाती हैं। हाँ, इतना जरूर कहती हैं कि उसका रंग कैसा निखर आया है, हाथ पांव कैसे मुलायम पड़ गए हैं। किसी बड़े घर की रानी मालूम होती है, मगर स्वभाव वही है। वही मीठी बोली है, वही मुरोवत, वही हंसमुख चेहरा। इस तरह एक हफ्ता इस सरल और पवित्र जीवन का आनंद उठाने के बाद दोनों दिल्ली वापस आए और अब 10 साल गुजरने पर भी साल में एक बार उस झोपड़े के नसीब जागते हैं। वह मोहब्बत की दीवार अभी तक उन दोनों प्रेमियों को अपनी छाया में आराम देने के लिए खड़ी है। कहानी यही समाप्त होती है। यदि कहानी आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।